हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार है। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस वन शॉट माइंड मैप के वीडियो में। बच्चों, जैसे कि लास्ट टर्न पे हमने पूरी केमिकल बॉन्डिंग फिनिश की थी, ये वो टाइम है जहां पे हम उसको समराइज्ड वे में रिवाइज कर लें और बहुत ही तरीके से हम इसको अपने दिमाग में, कहा जाता है कंठस्थ, यानी कि याद कर लें, है ना। तो अगर याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है तो माइंड मैप आप ढंग से समझिए, आपको पूरी चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी, बहुत तरीके से दिमाग में जाके बैठ जाएंगे। चलिए बेटा, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज कि अगर हम बात करें कि सबसे पहला, जैसे कि हमने थ्योरी पढ़ा था जो कि कहा जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये क्या कहती है ये थ्योरी? मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई दैट ज्योमेट्री, मतलब हर मॉलिक्यूल हमेशा वो ज्योमेट्री ऑक्यूपाई करना चाहता है जहां पे उसको कम से कम रिपल्शन झेलना पड़े। अगर हम बात करें इस थ्योरी का बेसिस क्या है, तो इस थ्योरी का बेसिस होता है बेटा जी इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसको याद रखने के लिए, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन। इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन बोले तो यहां पे लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है, एंड देन किस में होता है बेटा? बॉन्ड पेयर में होता है। तो लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में थोड़ा कम रिपल्शन, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्शन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, दैट इज यही आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसको पढ़ते वक्त हमें क्या चीजें जो ध्यान रखनी है, जो एकदम मतलब दिमाग में बिठा के रखना है, दैट इज ये वो चीज है जिसे आपको दिमाग में बिठा के रखना है। चलिए, तो अगर हम बात करें नेक्स्ट चीज के बारे में, तो हमने वेरियस ज्योमेट्रिकल प्रेडिक्शंस किए थे, ज्योमेट्रिकल शेप्स के प्रेडिक्शन के बारे में। हमने क्या बोला था उसके अंदर बेटा? हमने कहा था शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो होता है, शेप ऑफ एनी मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर, वन इज सिग्मा बॉन्ड, सेकंड वन इज लोन पेयर। अब बात यह होती है कि कुछ मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर होता है, कुछ के पास नहीं होता है, मतलब कि दो कैटेगरीज बनेंगी, एक बनेगा विद लोन पेयर और एक बनेगा विदाउट लोन पेयर। अब समझने की कोशिश करना, जैसे कि अगर मैं बात करूं ABNLM, मतलब कि BN क्या, N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मतलब कि नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। अगर हम बात करें तो यहां पे नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, और M क्या रिप्रेजेंट करता है? तो नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। तो नंबर ऑफ लोन पेयर, तो दो केसेस हमें पढ़ने थे। एक तो विद लोन पेयर में क्या क्या बनता है अपना? तो AB2L1, AB2L2, AB2L3। इसके बाद क्या बनता है? AB3L1, AB3L2। उसके बाद क्या बनता है? AB4L1, AB4L2, AB5L1, AB5L2। अगेन रिपीट कर दे रहा हूं, AB2L1, AB2L2, AB2L3, AB3L1, AB3L2, AB4L1, AB4L2, AB5L1, AB5L2। नाउ अब किसके केस में क्या क्या शेप बनता है? दैट इज, अगर हम बात करें कि AB2L1, AB2L2 के केस में जो शेप बनता है, दैट इज आपका बेंड शेप, वी शेप या एंगुलर शेप, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें AB2L3 के केस में लीनियर बनता था। AB3L1 के केस में अगर हम बात करें तो AB2L3 केस में लीनियर बनता था, AB3L1 में ट्राइगोनल पिरामिडल। वहीं AB3L2 के केस में जो बनता था, दैट इज बेंड टी शेप्ड का बनता था। AB4L1 के केस में बनता था शीशॉ, और AB4L2 के केस में बनता था स्क्वायर प्लेनर। AB5L1 के केस में स्क्वायर पिरामिडल बनता था, और AB5L2 के केस में पेंटागोनल प्लेनर बनता था। यह हमने ज्योमेट्री कुछ पढ़ी थी। अब अगर मैं आपसे बात करता हूं, जरा गौर से यहां पे देखिएगा बेटा, यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं AB2L0 विदाउट लोन पेयर वाले में, एक में इसमें क्या बनता है? लीनियर। AB3L0 क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर होता है। वहीं AB4L0 क्या होता है? टेट्राहेड्रल। AB5L0 क्या होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एंड AB7L0 क्या होता है? दैट इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है, ठीक है। अब जरा गौर से मेरी बात को समझना बेटा, मैंने इसको निकालने के लिए भी एक आपको फॉर्मूला बताया था। मैंने कहा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 से डिवाइड करो। जब 8 से तुम डिवाइड करोगे तो एक बचेगा तुम्हारा क्वेश्चन, और एक क्या बचता है नीचे? रिमाइंडर। तो जो क्वेश्चन है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? N बोले तो नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, और वहीं पे जो रिमाइंडर है उसको डिवाइड बाई 2 कर दो तो एक नंबर आएगा, दैट इज हम उसे क्या मान लेंगे? M मान लेंगे। सर ये M क्या है? तो ये नंबर ऑफ लोन पेयर के बारे में हमें बताएगा। किसके बारे में बताएगा बच्चा? नंबर ऑफ लोन पेयर के बारे में बताएगा। तो इसको फटाफट से देख लो, फिर हम आगे चलते हैं। फटाफट से देख लो। ऐसे ही AB6L0 को हमने कहा था स्क्वायर बाइपिरामिडल, ठीक है, ये भी मार्क कर देता हूं मैं, है ना। तो ये शेप हमने पढ़े थे, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। हमने कहा हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, N और M को जोड़ देना है। N बोले तो सिग्मा, M बोले तो लोन पेयर, यानी सिग्मा प्लस लोन पेयर को जोड़ोगे बिट बच्चा तो आपके पास कुछ नंबर आएगा। अगर ये नंबर 2 आया तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp,
अगर ये नंबर 3 आया तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, अगर ये नंबर 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, अगर ये नंबर 5 आया तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d, अगर ये नंबर आया 6 तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, अगर ये नंबर आया 7 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है बेटा, ये हो जाता है sp3d3। अब मेन मुद्दे की बात क्या आती है, एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के अंदर यहां से सवाल आपसे पूछा जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कि आखिर यहां डी यूज किया गया, कौन सा डी यूज किया गया है, दैट इज dz स्क्वायर यूज किया जाता है। बेटा यहां पे पूछा जाएगा कि डी कौन सा यूज किया गया है, तो यहां पे डी जो यूज किया जाता है दैट इज dz स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां पे जो पूछा जाएगा 3 डी यूज किए गए, कौन कौन से, तो एक होता है dz स्क्वायर, एक होता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक होता है आपका बच्चा dxy यूज होता है। ऐसे ही हमने कहा था बदलता हुआ हाइब्रिडाइजेशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट, वेरिएबल हाइब्रिडाइजेशन हमें पढ़ना था। तो वेरिएबल हाइब्रिडाइजेशन के केस में अगर हम बात करें तो सॉलिड और फ्री रेडिकल का केस हमसे पूछा जा सकता है। सॉलिड के अंदर अगर हम बात करें, चूंकि PCl5 सॉलिड जो होता है एक्चुअल में ये किससे मिलकर बना है, PCl4 से और PCl6 माइनस से। अगर आप PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो sp3d आएगा, और चूंकि वो बना किससे, PCl4 और PCl6 माइनस से मिलकर बना है, ठीक है। तो PCl4 और PCl6 माइनस का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो हमें नजर आएगा sp3 एंड sp3d2, यानी कि जो PCl5 है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d आ रहा है, ये एक्चुअल में इन दोनों से मिलकर बना हुआ है। तो हां बिल्कुल सही बात है, इन दोनों से मिलकर बना हुआ है ये। तो अगर हम बात करें कि इनमें से अगर आपसे सवाल ऐसे पूछा जा सकता है, क्या PCl5 वेरिएबल हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, आपका आंसर होगा जी हां साहब बिल्कुल करेगा। क्या वो sp3 शो करेगा, हां साहब करेगा। क्या sp3d करेगा, हां साहब बिल्कुल करेगा। क्या sp3d2 करेगा, हां साहब बिल्कुल करेगा, क्योंकि PCl5 एक्चुअल में किससे मिलकर बना हुआ है, इन दोनों से मिलकर बना हुआ है। और अगर आप इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे तो अलग अलग आएगा। तो अगर हम बात करें PCl5 लिखे या ये दोनों लिख दे तो बात तो बरोबर है सॉलिड स्टेट के अंदर। तो अगर आपसे ये पूछा जाए PCl5 क्या वेरिएबल हाइब्रिडाइजेशन स्टेट शो करता है, तो जवाब है हां साहब शो करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो और आपको किसे याद रखना था, दैट इज N2O4 को, और किसे याद रखना था, N2O5 को। आगे हमने बात किया था रेडिकल का केस। तो हमने कहा था रेडिकल के केस के अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल है, अगर उसे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन होती है। वो नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कि सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम से ज्यादा होनी चाहिए। सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम से ज्यादा होनी चाहिए। अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम से ज्यादा होती है बेटा, तो हमेशा जो अनपेयर्ड कंटेनिंग ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें CH3 के अंदर, तो CH3 के अंदर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा नहीं है, तो ये यहां पे ऑर्बिटल कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। लेकिन अगर मैं तुमसे बात करता हूं CF3 के अंदर, CF3 के अंदर, तो बेटा यहां CF3 के अंदर पार्टिसिपेट कर जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। हमने कहा क्या ऑर्बिटल कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अगर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करना है तो सराउंडिंग एटम की EN सेंट्रल एटम से ज्यादा होनी चाहिए। यहां पे चूंकि सराउंडिंग एटम की EN सेंट्रल एटम से ज्यादा नहीं है, इस वजह से यह पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वहीं अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे पार्टिसिपेट कर जाएगा। मुख्य वजह क्या है, क्योंकि यहां पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। ऐसे ही हमने थोड़ा सा आगे बढ़े थे तो हमने चीजें को और सीखी थी। क्या क्या चीजें सीखी थी वो भी मैं आपको बता देता हूं। दैट इज हमने कहा था NO2 का केस पढ़ा था, NO2 का केस पढ़ा था। हमने कहा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूंकि नाइट्रोजन से ज्यादा है, तो यहां पे ये हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। ये हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, पक्की बात है। ऐसे ही ClO3 का हमने एग्जांपल लिया था। ClO3 के केस में हमने कहा था, क्या कहा था, ClO3 के केस में हमने कहा था यहां पे भी ये हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से क्या है, ज्यादा है। हमने कहा था नाइट्रोजन जो होता है ये अगर इसकी सारी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल होती है बेटा, ड्यू टू रीजन क्या था, ऑलमोस्ट इक्वल होने का, दैट इज रेजोनेंस, रेजो होता था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमने कहा था नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड होते हैं, दैट इज N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5, N2O5।
हमने कहा था इसका म्यू बस क्या होता है, 0 होता है, यानी कि ये कैसा होता है, नॉन पोलर होता है, बाकी सब कैसे हैं, बोलो बेटा पोलर है। अगर हम बात करें ये दोनों कैसे ऑक्साइड होते हैं, तो ये दोनों न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, जबकि अगर मैं बात करूं ये तीनों कैसे होते हैं, तो ये तीनों एसिडिक होते हैं। पक्की बात है। तो ये कुछ बातें हमने चर्चाएं की थी। इसके बाद हम आ गए थे, दो रूल हमने इस हाइब्रिडाइजेशन के एप्लीकेशन के अंदर पढ़ा था। वन इज बेंट रूल एंड सेकेंड वन इज ड्रैगोज रूल। बेंट रूल ने कहा था लोन पेयर को एस रिच ऑर्बिटल पसंद है, लोन पेयर को एस रिच ऑर्बिटल पसंद है, और जहां परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा हुआ, परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा हुआ, वहां पे एंगल ज्यादा हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें मोरियन को, इन्होंने कहा था कि मोरियन को पी रिच ऑर्बिटल पसंद है, पी रिच ऑर्बिटल पसंद है। तो पी रिच, अगर पी रिच ऑर्बिटल पसंद है तो पी कैरेक्टर अगर कहीं बढ़ता है तो डायरेक्शनल नेचर बढ़ता है, तो डायरेक्शनल नेचर बढ़ता है, और डायरेक्शनल नेचर से बॉन्ड को क्या मिलती है, मजबूती मिलती है। यानी कि डायरेक्शनल नेचर अगर बढ़ा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या करेगी, कहीं ना कहीं बढ़ेगी। ये हमने बेंट के अंदर सीखा था। इसके बाद हमने जो पढ़ा था बेटा, वो हमने पढ़ा था दैट इज ड्रैगोज रूल। हमने पढ़ा था ड्रैगोज रूल के बारे में। हमने ड्रैगोज रूल के बारे में जब स्टडी किया था, ड्रैगोज ने क्या बताया था, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल PS3 एंड H2S, इनके अंदर सेंट्रल एटम ऑलमोस्ट अनहाइब्रिडाइज होता है, 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 मतलब लगभग नेग्लेक्सिबल हाइब्रिडाइजेशन होती है इनके अंदर। ठीक है, इसके पीछे तीन मुख्य वजहें होती हैं। पहली होती है कि साइज ऑफ सेंट्रल एटम बहुत बड़ा है, साइज ऑफ सेंट्रल एटम बहुत बड़ा है। दूसरा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम बहुत छोटा है, बहुत कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी छोटा क्या बोला मैंने, कम होता है। ठीक है, और तीसरा होता है लोन पेयर इज प्रेजेंट इन एस रिच ऑर्बिटल, लोन पेयर इज प्रेजेंट इन एस रिच ऑर्बिटल, प्रेजेंट इन एस रिच ऑर्बिटल। तो ये कुछ बातें थी जिनके बारे में हमने पढ़ा था, सीखा था। अगर ये बातें आपके दिमाग में है तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में होता है। फटाफट से इसको देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। होप सो कि आप लोगों ने देख लिया होगा बेटा। तो हम आगे यहां पे चले तो देखें, तो चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हम आगे आते हैं बेटा ओवरलैपिंग पे। हमने कहा था ओवरलैपिंग क्या होता है, तो मैकेनिज्म ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अगर हम सबसे पहली चीज इसमें चर्चा करें तो इट इज मैकेनिज्म ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, मैकेनिज्म ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, मैकेनिज्म ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। अब हमने चर्चा की थी बेटा कि एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड, एक होता है डेल्टा बॉन्ड। ठीक है, 1-1 लोबिक इंटरेक्शन से जो बनता है, 1-1 लोब इंटरेक्शन से जो बनता है सिग्मा, 2-2 लोब इंटरेक्शन से जो बनता है डेट इज पाई, एंड 4-4 लोबिक इंटरेक्शन से जो बनता है डेट इज डेल्टा बॉन्ड। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात करता हूं तो सिग्मा और पाई के बारे में बेसिकली हमें कंसर्न अपना रखना चाहिए। तो सिग्मा जो होता है वो SS ओवरलैपिंग से बनता है, दूसरा बनता है बेटा SP ओवरलैपिंग से, और तीसरा बनता है बेटा PP ओवरलैपिंग से। वहीं पाई की अगर हम बात करें तो एक होता है PP ओवरलैपिंग से बनता है पाई, एक बनता है PD ओवरलैपिंग से, और एक बनता है DD ओवरलैपिंग से। अब अगर मैं बात करूं स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ जो होती है डेट इज सिग्मा की ज्यादा होती है पाई से, एंड डेल्टा की भी ज्यादा होती है पाई से। ठीक है, अब अगर ये एक चीज और बात किया जाए कि हमेशा ओवरलैपिंग दो तरह की होती है, वन इज कोएक्सियल एंड वन इज कोलेटरल। इस दुनिया में जब जब कभी कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है तो हमेशा सिग्मा बनता है, ऑलवेज सिग्मा, और जब भी इस दुनिया में कोलेटरल ओवरलैपिंग होती है तो ऑलवेज क्या बनता है, पाई बनता है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ वो बातें थी जो कि हमें कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो ओवरलैपिंग वाला सेक्शन था उसके अंदर हमें जानना था। इसके बाद हम आगे चलते हैं, दैट इज बॉन्ड स्ट्रेंथ। हमने कहा था बॉन्ड स्ट्रेंथ के क्वेश्चन करने के लिए आपको चार बातें बेहद जरूरी पता होनी चाहिए। दैट इज बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, या फिर कह लीजिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। P का मतलब है प्रिंसिपल, Q का मतलब है क्वांटम, और N का मतलब है नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बच्चों उसके बाद से हमने कहा था ये तो तब है जब N क्या है आपका, N जो है वो वेरी कर रहा है। अगर N हो जाए सेम, N सेम हो जाए
तो सबसे पहली चीज सिग्मा बॉन्ड के लिए और पाई बॉन्ड के लिए हमने कहा था SS से भी सिग्मा बनता है, SP से भी बनता है, PP से भी बनता है। अगर n सेम है, इफ n इज सेम, मतलब जो नंबर है वो सेम है, तो PP का सिग्मा ज्यादा बेहतर होता है SP से और SP का सिग्मा बेहतर होता है SS से। ऐसे ही अगर n सेम है तो पाई के लिए हमने कहा था एक p पाई बॉन्ड होता है, एक होता है p पाई d पाई और एक होता है d पाई, ये बॉन्ड होते हैं। तो d पाई बॉन्ड जो होता है वो अच्छा पाई बनाता है कंपेयर टू p पाई d पाई के, कंपेयर टू p पाई के। तो ये बात हमने कही थी। और चौथी बात जो हमने कही थी कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट क्रिएट एक्सेप्शनल बिहेवियर, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा सेकेंड पीरियड जिनके पास लोन पेयर होता है, जिसके पास लोन पेयर होता है, तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट क्रिएट एक्सेप्शनल बिहेवियर ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन। ये वो चार बातें थी जिनको आपको अपने दिमाग में हर समय रखना होता है ताकि आपके बॉन्ड स्ट्रेंथ के कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें दैट इज बैक बॉन्डिंग। तो अगर हम बैक बॉन्डिंग की बात करते हैं बच्चा, तो बैक बॉन्डिंग में हमने कहा था एक एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। एक एटम के पास क्या होना चाहिए? वेकेंट ऑर्बिटल। मान लीजिए ए और बी ने क्या बना रखा है? बॉन्ड बना रखा है। लेट सपोज अगर हम आपसे बात करें यहां पे, समझिए कि ए और बी ने बॉन्ड बना रखा है, तो बी और ए को अगर क्या करना है? बैक बॉन्डिंग करनी है। अगर बैक बॉन्डिंग करनी है तो ए के पास वेकेंट ऑर्बिटल का होना मस्ट है और बी के पास लोन पेयर का होना मस्ट है। अब अगर हम बात करें कि दूसरी कंडीशन क्या थी, नेसेसरी कंडीशन, दैट इज इफ वन एलिमेंट शुड बी ऑफ सेकेंड पीरियड, वन एलिमेंट should be of second period and another element may be of second or third period, मतलब एक एलिमेंट तो सेकेंड पीरियड का होना मस्ट है और जो अगला एलिमेंट है वो सेकेंड या थर्ड पीरियड दोनों में से किसी का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन थी जिन्हें हमें ध्यान रखना था। बैक बॉन्डिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस कहा जाता है। ये क्या होता है? ये स्पेशल केस होता है किसका? रेजोनेंस का। ये रेजोनेंस का स्पेशल केस होता है। क्या बैक बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड एंगल पे फर्क पड़ता है? तो हाँ, बॉन्ड एंगल पे भी फर्क पड़ता है, बॉन्ड लेंथ पे भी फर्क पड़ता है, बॉन्ड एनर्जी पे भी फर्क पड़ता है, लेविस एसिडिटी पे भी फर्क पड़ता है, स्ट्रक्चर पे भी फर्क पड़ता है। मैंने ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको वहां कराए थे। यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे स्ट्रक्चर के बाद अगर हम बात करें लेविस बेसिसिटी पे भी फर्क पड़ता है। इसके बाद अगर हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ पे भी फर्क पड़ता है। तो किसी भी पैटर्न पे आपसे सवाल यहां पे पूछा जा सकता है। इसके अलावा बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी क्वेश्चन यहां बन सकता है, डाइपोल मूवमेंट का क्वेश्चन बन सकता है। जो सारे सवाल मैंने आपको बैक बॉन्डिंग कराते वक्त ही कराए थे। तो अगर हम बात करें बैक बॉन्डिंग पे तो इतने तरह के क्वेश्चन बनते हैं। वो सारे क्वेश्चन मैंने 1 बाय 1 आपको वहां पे लेक्चर के अंदर कराए हुए हैं, आप वहां पे देख सकते हैं। बैक बॉन्डिंग की नेसेसरी कंडीशन क्या थी और कैसे कैसे सवाल बनते हैं, वो सारी बातें मैं आपको यहां पे डिस्कस कर चुका हूं। जो नेक्स्ट पार्ट है अपना बेटा, दैट इज अगर हम बात करें ब्रिज बॉन्डिंग के अंदर मैंने कहा था B2S6 के बारे में आपको ध्यान रखने के लिए, और दूसरी बात हमने कहा था Al2Cl6 के बारे में। B2S6 के बारे में अगर हम बात करें तो इसके अंदर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें, पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये होती है, दूसरी होती है कि इसके अंदर 2 ब्रिज हाइड्रोजन थे और यहां पे 4 टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं। कितने टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं? 4 टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं यहां पे अगर हम बात करें तो। इसके अलावा हमने चर्चा किया था
किसके अंदर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है? क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होता है? तो अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ठीक है। इसके बाद हमने चर्चा किया था कि B2S6 जो होता है, B2S6 जो होता है एक्चुअल में ये डाइमर है किसका? डाइमर ऑफ, ये क्या कहा जाता है? डाइमर ऑफ BS3। B2S6 को कहा जाता है डाइमर ऑफ BS3। मतलब 2 BS3 जब कंबाइन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? B2S6 बनाते हैं, ठीक है। तो ये वो कुछ सवाल थे जो आपसे पूछे जा सकते थे। ऐसे ही Al2Cl6 की अगर हम बात करें लल्ला, तो Al2Cl6 के अंदर सबसे पहली चीज तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि ये वाटर में भी सॉल्युबल होता है एंड बेंजीन में भी सॉल्युबल होता है, बेंजीन में भी सॉल्युबल होता है। अगर हम बात करें कि अल्युमिनियम जो होता है एक एम्फोटेरिक मेटल है, ये मैंने बताया था, चूंकि ये एम्फोटेरिक मेटल है, चूंकि ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और ये बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, और खूबसूरत बात ये है दोनों के साथ H2 रिलीज करता है। मैंने अल्युमिनियम के एक सॉल्ट के बारे में कहा था कि एक बनता है AlOH का होल थ्राइस, जो कि होता है वाटर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल। वहीं अगर हमने कहा था NaAlOH का होल 4 अगर आपको दे दिया जाए तो ये क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है। ये क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है। और एसिड और बेस दोनों के साथ ये क्या रिलीज करता है? H2 गैस रिलीज करता है। सवाल ये भी पूछा जा सकता है AlF3 और AlCl3 में AlCl3 का डाइमर कौन है? डाइमर है Al2Cl6। AlCl3 का डाइमर है Al2Cl6। इन दोनों में पूछा जाए आयनिक कौन होता है, तो आयनिक जो होता है वो डेट इज AlF3, वहीं AlCl3 जो होता है वो कोवेलेंट होता है। अब ऐसे ही अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे हमें नेक्स्ट जो पढ़ा था डेट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। हमने कहा था हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट सर कौन कौन से? वो डेट इज अगर हम बात करें थैलियम और उसके बाद लेड और उसके बाद बिस्मथ के अंदर अगर हम बात करें तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल कंपेयर टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बोला था ये 3 बातें आप ध्यान रखेंगे ही रखेंगे, साथ में और क्या ध्यान रखेंगे? Sn+2 और Sn+4 में Sn+4 इज मोर स्टेबल। इसके अलावा मैंने कहा था जो ये तो चौथी बात रही, 5वीं में सल्फर +2 में भी होता है, +4 में भी होता है, +6 में भी होता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल किस में होगा? +6 में होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो ये तो रही सल्फर के अंदर, ये +2 +4 +6 तीनों में रहता है और +6 जो होता है ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसे ही T+2 में भी एग्जिस्ट करता है एंड +4 में भी, लेकिन आपको ध्यान रखना है T जो होता है वो +2 में ज्यादा स्टेबल होता है। दिस इज नॉट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये अपने आयनाइजेशन और स्टेबिलिटी रीजन की वजह से ऐसा होता है। लेकिन अगर हम बात करें इनर्ट पेयर टॉपिक के अंदर आपको जो बातें याद रखनी है, जो इनसे क्वेश्चन रिलेट करके बन सकते हैं, वो इन 6 पॉइंट्स पे टोटल बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन में अगर आपको करके बताऊं तो मैं कहूं SO2 इज गुड रिड्यूसिंग, या फिर गुड रिड्यूसिंग नहीं, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंपेयर टू TeO2। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड SO2 कितने में है? SO2 में एक ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, तो 2 ऑक्सीजन पे हो गया -4 का चार्ज, तो सल्फर पे कितना हो गया? +4 का। वहीं अगर मैं बात करूं TeO2 के अंदर, तो TeO2 के अंदर ये T जो है ये कितने में है? +4 में, और ऑक्सीजन कितने में है? -4 में। इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात क्या है कि T जो है वो कितने में स्टेबल होता है? T जो स्टेबल होता है डेट इज +2 में, तो T यानी हाउ कहां आना चाहेगा? +2 में आना चाहेगा। और सल्फर कहां स्टेबल होता है? +6 में, तो ये यानी हाउ कहां जाना चाहेगा? +6 में। +4 से +2 आने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन खाना पड़ेगा, जिससे ये इलेक्ट्रॉन लेके खाएगा उसके ऊपर तो पॉजिटिव बढ़ता जाएगा, यानी उसका क्या होता जाएगा? ऑक्सीडेशन। उसके लिए ये क्या काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम बात करें ये किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जबकि इसको +4 से अगर +6 में आना है तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा।
अगर ये +2 +4 से +6 आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है इसका मतलब सामने वाला इसका इलेक्ट्रॉन खाएगा। जो ये इलेक्ट्रॉन ये छोड़ रहा है सामने वाला खाएगा, और जो इसका इलेक्ट्रॉन ये खाएगा उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। यानी कि SO2 यहां पे अगर हम बात करें तो अभी किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग। स्टेटमेंट क्या है, SO2 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन TiO2। ये तो कभी हो ही नहीं सकता है क्योंकि SO2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, वहीं TiO2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये सवाल हो सकता है कि आपसे पूछा जाए, इसलिए मैं यहां पे नोट करके लिखवा दे रहा हूं, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे कुछ ऐसा पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब इस SN पे अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया गया SnCl2 SnCl4 में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो ऑब्वियस है आपका कौन स्टेबल होगा, डेट इज SnCl4 इज मोर स्टेबल देन SnCl2। इसके बाद बात आई थी डाइपोल मूवमेंट की। डाइपोल मूवमेंट में हमने कहा था ये किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल के अंदर कितनी पोलैरिटी उसको मेजर करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, डेट इज डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट इज यूज्ड टू मेजर पोलैरिटी इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल। कोवेलेंट मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी को मेजर करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, डेट इज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू डी होता है। यूनिट क्या होती है, डिबाई यूनिट होती है। वहीं इसकी अगर SI यूनिट पूछा जाए तो कूलाम मीटर होगी, ये SI यूनिट होती है। ठीक है, SI यूनिट। मैंने बोला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट कहां से किधर की तरफ होती है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा लो EN से हाई EN की तरफ होती है। ठीक है, लो EN से हाई EN की तरफ होती है। और दूसरी चीज सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ होती है। इसी बेसिस पे मैंने कहा था अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर मुझे डाइपोल मोमेंट निकालना है, 0 लोन पेयर किसी के अंदर दिख रहे हैं, प्लस ऑल टर्मिनल एटम या और सराउंडिंग एटम मुझे क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है, तो मैं कहूंगा म्यू इज इक्वल टू व्हाट, 0 होगा। इसके बाद से हमने चर्चा की थी अगर एक लोन पेयर मुझे दिख गया, अगर सिर्फ एक लोन पेयर है और सराउंडिंग एटम क्या है, सराउंडिंग एटम सेम है, तो म्यू कैन नेवर एवर बी 0, यानी कि ये नॉन पोलर होगा हमेशा। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे डिपेंड करता है, EN पे। इसके बाद हमने कहा था म्यू जो होता है बेटा, अगर मान लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है EN पे, पहला फैक्टर तो यहां से बनेगा, दूसरा फैक्टर आपका किस पे बनेगा, कि सिस का म्यू जो होता है वो ट्रांस से हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद हमने कहा था कि अगर थीटा बढ़ता है तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, कम होता है। बताया था तरीका, √ऑफ μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। मतलब थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे डाइपोल मूवमेंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसके बाद हमने कहा था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और नॉन न्यूट्रल के अंदर रेजोनेटिंग का ज्यादा होता है कंपेयर टू न्यूट्रल। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपसे बोला था, जो आपको हमेशा कभी नहीं भूलना है, डेट इज CH3Cl का ज्यादा होगा CH3F से, और CH3F का ज्यादा होगा CH3Br से, और CH3Br का ज्यादा होगा CH3I से। ये वो कुछ बातें थी जिसके बारे में हमने चर्चा की थी और मैंने कहा था ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट जो होता है वो कोवेलेंट के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। ऐसे ही ऑर्गेनिक के अंदर सवाल बना के पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा एरोमेटिक वालों का सबसे ज्यादा, देन होगा नॉन एरोमेटिक, देन है एंटी एरोमेटिक। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। इतनी बातें अगर आप ध्यान रख पाते हैं तो यकीन मानिए आपसे डाइपोल मूवमेंट का सवाल गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। दैट इज आयनिक बॉन्ड। मैंने कहा था बेटा आयंस के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वन इज कैटायन। अब ये कैटायन ऑब्वियस है हर डायरेक्शन से किसको अट्रैक्ट करेगा, एनायन को अट्रैक्ट करेगा। अगर मैं बात करूं कैटायन जो है वो किसको अट्रैक्ट करेगा, एनायन को अट्रैक्ट करेगा। कैटायन जो है वो हर डायरेक्शन से एनायन को अट्रैक्ट करेगा। अगर ये कैटायन जो है ये हर डायरेक्शन से एनायन को अट्रैक्ट कर रहा है बेटा, कैटायन जो है हर डायरेक्शन से एनायन को अट्रैक्ट कर रहा है, कैटायन जो है वो हर डायरेक्शन से अगर एनायन को अट्रैक्ट कर रहा है,
तो यानी कि ये इसका कोई डायरेक्शनल नेचर फिक्स नहीं है, ये जिधर से इसके पास क्या कहा जाता है, कैटायन के पास एनायन आएगा वो हर वो डायरेक्शन से अट्रैक्ट करेगा। यानी कि ये सबसे पहली चीज, आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है, नॉन डायरेक्शनल। दूसरी चीज अगर मैं बात करता हूं नॉन डायरेक्शनल के अलावा, कि सबसे पहली चीज अगर कैटायन और एनायन में देखा जाए तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपन कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये चूंकि इतना स्ट्रांग होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कि ये हार्ड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, सॉलिड होते हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। यही नहीं, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। तो अगर हम बात करें आयनिक बॉन्ड के बारे में तो ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर हम बात करें नॉन डायरेक्शनल होने की वजह से डू नॉट हैव सिमेट्री, डू नॉट हैव सिमेट्री, डू नॉट हैव सिमेट्री, किसी भी प्रकार की सिमेट्री इनके अंदर नहीं पाई जाती है। और चूंकि सिमेट्री नहीं पाई जाती है इनके अंदर, दैट इज वाई अगर हम बात करें तो सिमेट्री नहीं है, दैट इज वाई डू नॉट शो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, ये आइसोमेरिज्म नहीं शो करते हैं। इन सारी बातों के बाद हमने जो चर्चा की थी दैट इज आयनिक बॉन्ड के बारे में, कि स्टेबल आयनिक कंपाउंड अगर आपको बनाना है, स्टेबल आयनिक कंपाउंड बनाना है, उसके लिए म्यू रिलीज्ड हमेशा ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू म्यू एब्जॉर्ब्ड के। जैसा कि हमने एग्जांपल लेके समझा था, रिलीज्ड एनर्जी दो तरह की हमने कही थी, एक कहा था लैटिस एनर्जी और एक कहा था हमने डेल्टा एचईजी। डेल्टा एचईजी बोले तो, डेल्टा एचईजी अगर हम बोले तो, डेल्टा एचईजी बोले तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। म्यू एब्जॉर्ब्ड में अगर हम बात करें दैट इज सब्लिमेशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, प्लस हमने बात किया था आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी कि म्यू रिलीज्ड अगर म्यू एब्जॉर्ब से ज्यादा है तो हमेशा जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो स्टेबल आयनिक कंपाउंड होगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि इनके अंदर इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। इसके अलावा हमने कहा था आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, और दूसरी चीज वही आयनिक कंपाउंड एक्वस या मोल्टेन स्टेज में, एक्वस और मोल्टेन जिसे फ्यूज्ड स्टेज भी कहा जाता है, मोल्टेन में चूंकि यहां पे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज वाई ये किसकी तरह, कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हैशटैग मूवी का नाम था 3 इडियट्स। सॉल्ट वाटर, ना कि अगर मैं बोलूं कि NaCl का एक क्रिस्टल लिया जाए क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तो आप कहेंगे हां सर ये बिल्कुल करेगा। नहीं, वो नहीं करेगा क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में आप बात कर रहे हैं। कंडक्शन के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट बात होती है दैट इज मूवमेंट ऑफ आयन का होना, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का होना बेहद जरूरी है, जो कि यहां पे जनरली होता नहीं है। खैर हम अगर हम चर्चा करते हैं तो आगे इसके बाद जो बातें होती हैं दैट इज कि स्टेबल आयनिक कंपाउंड के लिए हमने चर्चा कर ही लिया। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये सॉलिड होते हैं। एक और सवाल अगर मैं मेरे जहन में आ रहा है, NaCl को अगर पानी में डालूंगा तो वो पानी में जाने के बाद से वहां पे क्या हो जाएगा, पानी में अगर मैं डालूंगा तो पानी में डालते ही वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। टूट जाएंगे क्यों टूट जाएंगे, क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर मैं बात करूं NaCl पानी में जाने के बाद ब्रेक हो रहा है ड्यू टू हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है पानी के प्रेजेंस में टूटना। तो यानी कि वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे बेसिकली हाइड्रोलिसिस में पानी खुद टूटता है। ठीक है, वहां पे जो हो रहा है वो हो क्या रहा है, आयन को आपने पानी के अंदर डाला तो पानी क्या था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई था, उसकी वजह से वो क्या कर गए, वो टूट गए। तो अगर मैं बात करूं सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू ब्रेक्स इन वाटर ड्यू टू हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोले तो पानी की स्पेशल पावर। तो इसको फटाफट से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं बेटा, फटाफट से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे अगर हम चलते हैं दैट इज वीक फोर्सेस। वीक फोर्सेस हमने बात की थी, एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एक डाइपोल बेस्ड फोर्सेस होते हैं। सबसे पहला सवाल कि इन दोनों में भी तगड़ा कौन सा होता है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड तगड़ा होता है। तो सबसे पहला सवाल आपसे जो पूछा जा सकता है दैट इज
हाँ, इन दोनों की में स्ट्रेंथ किसकी जाती होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड की जाती होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए एक्टिव एच का होना बेहद जरूरी है, और एक्टिव एच हम उसे कहते हैं ऐसा हाइड्रोजन जो 3 या 3 से ज्यादा ईएन से जुड़ा हुआ है। तो 3 या 3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ हर वो एच केमिस्ट्री की दुनिया में एक्टिव एच कहा जाता है। एक्टिव एच के टोटल 3 काम होते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बनाना, दूसरी चीज हमने कही थी कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के बाद एक्टिव हाइड्रोजन की तरह काम करना, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना, और तीसरी बात हमने कही थी दैट इज एसिड बेस रिएक्शन करना। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि डाइपोल बेस्ड फोर्सेस क्या होती हैं, तो एक जो इसमें आयन इन्वॉल्व होता है और एक जो होती है जिसमें आयन इन्वॉल्व नहीं होता है। अगर आयन इन्वॉल्व है तो हम कहते हैं दो तरह के फोर्सेस बन सकते हैं, आयन डाइपोल बन सकता है या आयन इंड्यूस्ड डाइपोल बन सकता है। वहीं अगर आयन इन्वॉल्व नहीं है तो डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, या फिर उसके बाद से तीसरा होता है दैट इज इंस्टेंटेनियस डाइपोल। तो इनके अंदर भी स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा जा सकता है। मैंने बोला था इंड्यूस्ड वर्ड का मतलब होता है टेम्पररी पोलराइजेशन, तो यानी कि ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर अगर मैं देखूं तो ऑर्डर हो जाता है इन सब लोगों में, डाइपोल के अगर ऑर्डर पूछे जाए दैट इज 1, देन उसके बाद क्या होता है आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस, इंड्यूस क्या है टेम्पररी है, और यहां पे डाइपोल डाइपोल एक परमानेंट है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो 1 देन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, देन क्या होगा 2 देन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि ये डाइपोल आयन इंड्यूस डाइपोल है और ये डाइपोल इंड्यूस डाइपोल है, तो ऑब्वियस है ये तो तगड़ा होगा कंपेयर टू उसके। और सबसे लास्ट में होगा सी, 1A 2B एंड सी। इसको याद रखने के लिए मैंने ऐसे इस तरीके से लिखा है। इनमें मैंने बोला था आपसे एक ER रिलेशन पूछा जाएगा, एनर्जी रिलेशन पूछा जाएगा, और एक FR रिलेशन पूछा जाएगा। मैंने बोला था इसके लिए आपको एक चीट कोड याद रखने के लिए, वो चीट कोड क्या था, मैंने आपसे बोला था कि 1A 2B एंड ये सी। ठीक है, तो अब अगर 1 के लिए मैं बात करूं तो यहां पे F का रिलेशन अगर मैं बोलूं तो क्या हो जाएगा, यहां पे चीट कोड क्या था 3 4 5 और 7 7, क्या था 3 4 5 7 7, मतलब 1 बाई आर की पावर 3, 1 बाई आर की पावर 4, 1 बाई आर की पावर 5, 1 बाई आर की पावर 7, 1 बाई आर की पावर 7। ये हो गया F के लिए। एनर्जी के रिलेशन लिखने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था, एक माइनस कर दो, सिंपल एक माइनस करोगे आ जाएगा दैट इज 1 बाई आर स्क्वायर। यहां पे आर 4 है तो ये क्या हो गया 3, यहां पे आर 5 है तो ये क्या हो गया आर 4, यहां पे आर 7 है तो ये क्या हो गया आर 6, यहां पे क्या हो गया आर ये हो गया आपका 6 हो गया। ठीक है, तो बेसिकली ये एनर्जी का ER रिलेशन और FR रिलेशन के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको ये एकदम शॉर्ट में करा दिया है, इसको ध्यान रखिए आपको बहुत काम आने वाला है। तो ये थी कुछ बातें किसके बारे में, वीक फोर्सेस के बारे में। इसके बाद से हमने अगर और भी चीजें पढ़ी थी दैट इज ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल और पैरानाइट्रोफेनॉल को हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में इनके ऊपर प्रॉब्लम्स आप देख लेंगे, पैरानाइट्रोफेनॉल। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसके अंदर कैसी बॉन्डिंग होती है दैट इज इसकी अगर हम बात करें तो इंटर होती है, इंटरमोलिकुलर, और यहां पे अगर हम बात करें तो इंट्रा होती है। तो इंट्रा के अंदर चिलेशन होता है, चिलेशन की वजह से लेस एसोसिएशन होने की वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, इसकी कम होती है, और पैरा के अंदर क्या होती है ज्यादा होती है। तो अगर बीपी का सवाल आ जाए तो पैरा की ज्यादा होती है। वहीं पे अगर हम बात करें कि बीपी के अलावा आपसे वोलेटिलिटी पे पूछ लिया जाए सवाल तो वोलेटिलिटी ऑर्थो की ज्यादा होती है। वहीं अगर वेपर प्रेशर का पूछ लिया जाए तो अगेन ऑर्थो की ज्यादा होती है। चिलेशन का पूछ लिया जाए तो चिलेशन कहां पे ज्यादा होता है, डेट इज ऑर्थो में ही ज्यादा होता है। ठीक है, मोर एसोसिएट किस में होगा, डेट इज पैरा में एसोसिएट होगा, लेस एसोसिएट दैट इज ऑर्थो में। ठीक है, आगे चलते हैं एमओटी के ऊपर जो कि हमारा लास्ट पॉइंट था, डेट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर मैंने आपको कुछ तरीका बताया था, मैंने कहा था कि आपको 2 सीक्वेंस याद होने चाहिए। पहला सीक्वेंस क्या होता है, डेट इज सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px पाई 2py। इनकी एनर्जी चूंकि सिमिलर होती है तो हम इन्हें बोलते हैं डीजेनरेट डी ऑर्बिटल। ठीक है, सॉरी डीजेनरेट यहां पे अगर ऑर्बिटल्स कहा जाता है। उसके बाद आएगा सिग्मा 2pz, देन पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, एनर्जी सिमिलर, और उसके बाद होता है सिग्मा स्टार 2pz। ये अप टू नाइट्रोजन आपको सीक्वेंस लगाना होता है, अप टू नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन के बाद अगर हम जाएं दैट इज बियॉन्ड नाइट्रोजन अगर हम जाते हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, इतना पार्ट दोनों के अंदर कॉमन होगा, बस फर्क क्या है इसको इंटरचेंज कर देना है। फॉर एग्जांपल बियॉन्ड N2 की अगर हम आपसे चर्चा करते हैं तो बियॉन्ड N2 की देखिएगा जरा गौर से, बियॉन्ड N2 की दैट इज सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s,
देन क्या होता है सिग्मा 2p(z). हमने इंटरचेंज कर दिया, बस आपको और कुछ नहीं करना है, इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं होंगे। पाई 2px पाई 2py एंड देन क्या हो जाएगा आपका पाई स्टार, इसको एज इट इज रहने देना है, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंड लास्ट में क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। इसको चेंज नहीं करना है, आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। यहां पे sp मिक्सिंग होती है और यहां पे sp मिक्सिंग नहीं होती है, तो यहां पे sp मिक्सिंग नहीं है, जबकि यहां पे sp मिक्सिंग है। अब इसके बाद से हमने कहा था मैग्नेटिक नेचर के बारे में हमने क्वेश्चन किया था, तो मैग्नेटिक नेचर के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक नेचर के बारे में यहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कहा था अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास है तो हमेशा याद रखिए कि ऑलवेज पैरामैग्नेटिक होगा, ऑलवेज पैरामैग्नेटिक होगा। वहीं अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में B2 हुआ, O2 हुआ, S2 हुआ, यानी कि प्यार से बोले तो बॉस जो होता है ये कैसा होता है आपका, ये पैरा होता है, ये आपका पैरा होता है, पैरामैग्नेटिक। रेस्ट जो स्पेसीज होती हैं वो कैसी होती हैं, डायामैग्नेटिक होती हैं, डायामैग्नेटिक होती हैं। इसके बाद मैंने बोला था आपसे क्वेश्चन और कौन सा किस तरीके का बनाया जा सकता है, तो किस तरीके का सुनिए जरा गौर से यहां पे। इनके अलावा बच्चों अगर हम बात करें तो ये तो हो गया। इसके बाद तीसरा फैक्टर आता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो आपको क्या करना है, BMO माइनस ABMO डिवाइडेड बाई क्या करना है, 2 करना है, ठीक है, हमेशा याद रखिए। तो BMO माइनस ABMO डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। इसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको। ट्रिक क्या थी, मैंने कहा 14 ले लो, 14 के बाद से 14 का सबसे हाईएस्ट होता है 3 याद कर लो, अब ऊपर नीचे कम करते चले जाना। 13 इलेक्ट्रॉन इधर 15, इधर 12 इलेक्ट्रॉन इधर 16, इधर 11 इलेक्ट्रॉन इधर 17, इधर 10 इलेक्ट्रॉन इधर कितना हो गया 18। तो 15 अगर मैं बात करूंगा 2.5 इसका हो जाएगा, इसका भी कितना हो जाएगा 2.5, इसका कितना होगा 2, इसका भी कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 2। 11 के केस में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 1.5, तो 17 के केस में भी 1.5, मतलब ऊपर जाओ नीचे जाओ 0.5 कम करो, ऊपर जाओ नीचे जाओ 0.5 कम करो। बस ये तरीका आपके लेवल पे निकालने के लिए सही है। एग्जैक्टली ये कोई कहा जाता है ना कि ये हमेशा लगने वाली ट्रिक नहीं है, लेकिन आपके लेवल पे सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहां पे 10 के केस में तो 1, और यहां 18 के केस में तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर जाइए नीचे जाइए, आप 0.5 कम करते जाइए। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का सिंपल तरीका ये हो सकता है। इसके बाद से स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन आता है, तो स्टेबिलिटी पे जब सवाल आएगा तो आपको कैसे करना है, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, ठीक है। इफ बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तब, इफ बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो हमने बोला था इफ बॉन्ड ऑर्डर अगर आपका सेम हो जाता है देन जिसके BMO में इलेक्ट्रॉन ज्यादा, जिसके BMO में इलेक्ट्रॉन ज्यादा वो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और जिसके ABMO में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जिसके ABMO में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती चली जाएगी। समझ रहा मेरी बात को? तो जिसके BMO में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, और जिसके ABMO में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है उसका अगर हम बात करें स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो ये वो पॉइंट थे। अच्छा, इनके बाद से आपको याद रखना है ये जो स्टार वाले होते हैं इनको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है। ये जो पाई स्टार है, अब जैसे ये पाई है तो ये क्या है, ये BMO है आपका, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पाई स्टार क्या है, ABMO है। ये थ्योरी आई क्यों थी, तो ये थ्योरी, दिस थ्योरी वाज मेनली गिवन टू प्रूव पैरामैग्नेटिक, टू प्रूव पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ, पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2। किसके पैरामैग्नेटिक नेचर को प्रूफ करने के लिए, O2, पक्की बात है। इसके बाद से अगर हम बात करें, तो जरा गौर से और सुनिएगा मेरी बात को। पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2 को प्रूफ करने के लिए ये थ्योरी आई थी। एंड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में अप टू 20 इलेक्ट्रॉन तक ये वैलिड होता है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में अप टू 20 इलेक्ट्रॉन तक वैलिड होता है। ये S2 को स्पेशल आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये आपके P ब्लॉक के अंदर लिखा गया है।
तो इसी के साथ ये माइंड मैप था बच्चों आपके लिए, ताकि आपको सारी चीजें कंसाइज वे में, प्रिसाइज वे में दी जा सकें। अब इसी के साथ मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, फटाफट से सुन लीजिए। थैंक यू वेरी मच, मस्त एकदम तरीके से पढ़िए, जुड़े रहिए बलवान सीरीज के अंदर। एक उद्देश्य, एक लक्ष्य की 120 नंबर हमें जाना है, क्योंकि 120 जाएंगे, फिर 150 जाएंगे, फिर 180 जाएंगे, फिर 210 जाएंगे, एनआईटी पक्की करके दिखाएंगे। चलिए इसी के साथ बेटा बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है।